आज के वीडियो में मैं वास्तविक लोकतंत्र या साम्यवाद पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। मेरे विचार से लोकतंत्र और साम्यवाद के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। यह अर्थ बिल्कुल गलत है। जनता जब स्वयं अपने ऊपर शासन करेगी तब उनके बीच में कोई भी भेद नहीं होगा, जबकि प्रतिनिधि अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए उन्हें तोड़ कर रखते हैं। वे जाति, धर्म, काले गोरे, अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि वर्गों में घृणा और ईर्ष्या के बीज को बोकर भरपूर लाभ लेने की कोशिश करते हैं। वे चुनाव में हार जाते हैं तब अपने क्रोध को दंगा फसाद करवाकर ठंडा करते हैं। जनता जब अपने ऊपर स्वयं शासन करेगी तब आपसी विभेदों को जड़ से समाप्त कर देगी। सभी मिलजुल कर काम करेंगे और उत्पादित वस्तुओं का उपभोग मिलजुल कर और बांट कर करेंगे। सभी दया के सूत्रों में बंध कर अवगुणों को हमेशा के लिए त्याग देंगे। साम्यवाद का भी यही अर्थ होता है, आपस में घुल मिलकर काम करना और मिलजुल कर सुविधाओं का उपभोग करना। वास्तविक लोकतंत्र या साम्यवाद की स्थापना करने में बहुत जटिलता है। यदि किसी देश की बहुमत जनता एकताबद्ध होकर अंतःकरण से कोई काम करने के लिए मन में ठान लेगी तो जटिल कार्य भी सरल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा खून और स्वार्थ का बलिदान करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा खून देने का तात्पर्य है कठिन श्रम करने के लिए तत्पर होना। स्वार्थ का बलिदान का तात्पर्य है कुछ दिनों के लिए महल को त्याग कर झोपड़ी में रहना। ऐसा इसलिए कि पूंजीवादी व्यवस्था के अनियमित विकास से जटिलता आई है। लगातार ऊंचे ऊंचे महलों का बनना और बड़े बड़े शहरों का निर्माण होना समानता के लिए बहुत बड़ा बाधक है। समानता की स्थापना तो तभी संभव है जब किसी देश की धरती पर समान रूप से मनुष्यों को बसाया जाए। सभी मनुष्यों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि मनुष्योपयोगी साधनों के साथ जोड़ दिया जाए। आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपभोग करेंगे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इस तरह की व्यवस्था के लिए किसी देश की सभी साधनों को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। निजी कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था होने पर रुपये की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वस्तुओं के आदान प्रदान में सबको सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। कुछ वस्तुएं हर जगह नहीं होती, जैसे सेब, छुहारा आदि। जहाँ सेब की खेती होती है वहाँ हम अनाज देंगे, वे बदले में हमें सेब देंगे। उस व्यवस्था में यह देखा जाएगा कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होना अनिवार्य है। अतः हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे। किसी देश की धरती पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसका निर्धारण भी करेंगे। ऐसा इसलिए कि हमें किसी प्रकार की सुविधा में कोई कमी न रहे। मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 70 करोड़ रहने पर किसी प्रकार की सुविधा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उससे अधिक होने पर सुविधा में किसी न किसी प्रकार की कमी हो जाएगी। इस समय भारत की आबादी 140 करोड़ है। वैसी स्थिति में हम दो और हमारे एक के नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहे बेटा हो या बेटी। आप सोच रहे होंगे, बेटा नहीं रहने पर बुढ़ापा की ज़िंदगी कैसे कटेगी? बुढ़ापा की ज़िंदगी सामाजिक स्तर से कटेगी। उस व्यवस्था में हर व्यक्ति का संबंध समाज से होगा, बेटा बेटी से नहीं। हर व्यक्ति समाज के लिए जिएगा और समाज के लिए मरेगा। उस समय 80% कठोर कार्यों से राहत मिलेगी। वो कैसे? आज आपस में बंटवारा करते हैं। बंटवारा होने के कारण खेत कई टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते खेत कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 या 5 कट्ठा में विभक्त हो जाता है। ट्रैक्टर भी नहीं घूम पाता है।
हार्वेस्टर तो खेत की लंबाई से भी अधिक लंबा होता है। खेती करने में आज बहुत परेशानी है, बाद में तो और भी परेशानियां बढ़ेगी। खेत सार्वजनिक हो जाएगा तब सुविधानुसार बड़े बड़े प्लॉट बन जाएंगे। लगभग 80% काम मशीनों से ही हो जाएगा। केवल 20% कार्य मनुष्य को करने होंगे। उस कार्य में भी मनुष्यों की इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि 1 घंटा में सैकड़ों बीघा खेत को दुरुस्त कर देंगे। वो कैसे? समानता की स्थापना होने पर लोभ के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, क्योंकि सभी प्रकार के साधनों पर सबका अधिकार होगा। निजी धन के कारण सब में लोभ है। हम इसी लोभ के कारण कर्म कुकर्म करते हैं। लोभ के अंत से कुकर्म का अंत होना निश्चित है। कुकर्म के अंत से न्यायालय और संविधान का अंत होगा, जेल का अंत होगा। वस्तुओं के आदान प्रदान से हमें सुविधाएं मिलेगी, तब रुपये की ज़रूरत ही नहीं होगी। वैसी स्थिति में रुपये नहीं छपेंगे। रुपये के कारण ही नौकरी करने की प्रथा है। बैंक बाजार सब बंद हो जाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि रुपये के बगैर व्यवस्था कैसे चलेगी। व्यवस्था चलेगी जो आज की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। वह पंचायती व्यवस्था होगी। सामान्यतः 2000 से 4000 के आबादी पर पंचायत का एक यूनिट होगा। उस यूनिट में रहने वाले लोगों का एक रूटीन होगा। रूटीन के अनुसार सब काम करेंगे। रूटीन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि योग्यता और क्षमता के अनुसार काम का बंटवारा हो। रूटीन का निर्माण समूहों में बांट कर करेंगे। एक यूनिट की आबादी के अनुसार एक समूह में कम से कम 50 लोग रहेंगे। रूटीन बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। रूटीन एक बार बनेगा और चलता रहेगा। विशेष परिस्थिति में किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक समूहों की ज़रूरत होगी तो उन्हें सूचित करना पड़ेगा। यदि अभी भी मेरी बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो देखते जाइए। इसके अतिरिक्त और भी अनेक लेख हैं जिसमें आगे की जानकारियां मिलती रहेगी। फिर कई यूनिटों को मिलाकर पंचायत स्तर का एक यूनिट होगा। फिर कई पंचायत स्तर के यूनिटों को मिलाकर प्रखंड स्तर का एक यूनिट होगा। फिर कई प्रखंड स्तर के यूनिटों को मिलाकर अनुमंडल स्तर का एक यूनिट होगा। फिर कई अनुमंडल स्तर के यूनिटों को मिलाकर जिला स्तर का एक यूनिट होगा। फिर कई जिला स्तर के यूनिटों को मिलाकर राज्य स्तर का एक यूनिट होगा। राज्य स्तर के यूनिटों को मिलाकर देश स्तर का एक यूनिट होगा। हम अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची सर्वांगीण शिक्षा देकर ज्ञानवान बनाएंगे। हम अपने ज्ञानी बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए सभी यूनिटों में वितरित कर देंगे। उन्हीं के ज्ञान से यूनिटों का संचालन होगा। वे कार्य की योजना बनाएंगे और हमारे साथ घुल मिलकर काम भी करेंगे। इस प्रकार चुनाव पद्धति का अंत हो जाएगा। चुनाव पद्धति के स्थान पर चयन पद्धति का उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग के स्थान पर चयन आयोग का गठन करेंगे। बच्चों को शिक्षक गण ज्ञानवान बनाएंगे तो चयन भी वही लोग करेंगे। इसलिए चयन आयोग में विद्वान शिक्षक गण ही रहेंगे। वे ही बच्चों की योग्यता और क्षमता को परख सकते हैं। उस व्यवस्था में किसी को अशिक्षित और बेरोजगार रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। हमारी पहली आवश्यकता है इच्छानुसार पौष्टिक आहार। इसके लिए कृषि के साथ पर्याप्त मात्रा में पशुओं को पालना, कृषि के लिए कृषि यंत्रों का रहना, सिंचाई का साधन होना, अनाज सुखाकर रखने के लिए गोदाम आदि। शेष आवश्यकताओं पर खुद सोच लेंगे। हमारी दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। मौसम के अनुसार आरामदायक वस्त्र मिले, इसके लिए उद्योग। तीसरी आवश्यकता है मकान। हम लोग कठिन श्रम करके आरामदायक भवन का निर्माण कर लेंगे। हमारी चौथी आवश्यकता है स्वास्थ्य। इसके लिए हर यूनिट में सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न अस्पताल भी होना जरूरी है। हमारी पांचवी आवश्यकता है लाचार व्यक्तियों की सेवा। अस्पताल के बगल में एक भवन होना चाहिए। उस भवन में लाचार व्यक्तियों के लिए हर तरह की सुविधाओं का होना नितांत जरूरी है। हम हर एक प्रकार के कार्यों का निपटारा समूह के माध्यम से करेंगे। हरदम उनकी सेवा में कोई न कोई समूह के लोग तैनात रहेंगे। इस प्रकार हम उनकी सेवा करेंगे। इसी तरह हमारी सेवा भी कोई और लोग करेंगे। न तो उनकी सेवा में उनके पुत्रों की ज़रूरत है और न मेरी सेवा में। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।